तुम्हारे घर में कौन कौन है? जोरिश ने उसे अपने पास बिठाया। इस वक्त तो कोई भी नहीं होता, बाबा भी इस टाइम पर अपने ऑफिस में होते हैं। उसने सोचकर बताया तो इबादत की हंसी निकल गई। नहीं मेरी जान, मैं ये नहीं पूछ रही कि घर के अंदर कौन कौन है इस वक्त, बल्कि मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, फैमिली में कौन कौन है। अब की दफ़ा उसने अपनी बात की दुरुस्तगी करते हुए पूछा। एक मैं और दूसरे मेरे बाबा, उसने फ़ौरन बताया। और तुम्हारी मामा और बहन भाई वगैरह? उसने फिर पूछना चाहा। मेरा कोई बहन भाई नहीं, जब मैं पैदा हुई तब मामा फोत हो गई। उन्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी दुनिया से जाने की, लगता है बाबा से तंग आ गई थी वो, मज़े से बोली थी वो लड़की। शनाया तुम्हारे बाबा से तो हम भी बहुत तंग हैं, इतना काम देते हैं ना ज़बर को, शहीर पीछे से बोला। उसकी बात पर जोरिश ने घूर कर उसे देखा और वो उसके बाप के बारे में बात कर रहा था, जबकि शनाया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। हाँ मेरे बाबा ऐसे ही हैं, उनसे तो मैं तंग आ जाती हूँ। उसने उसकी बात पर बुरा मनाए बगैर कहा। तो शनाया तुम्हें पाला किसने? तुम्हारे बाबा के लिए अकेले तुम्हें संभालना मुश्किल हुआ होगा ना? जोरिश ने फिर से सवाल किया। मेरे बाबा ने मुझे पालने की जहमत की ही नहीं, नौकरों के हवाले कर दिया मुझे, और नौकरों ने मुझे बहुत अच्छे से पाला। बाकी फूफो पहले पाकिस्तान में थी तो वो मुझे पालती थी, फिर वो पेरिस चली गई तो बाबा ने 9 साल की उम्र में मुझे उनके साथ पेरिस भेज दिया। मैं 15 साल की थी तब वापस आई थी, और अब 3 साल से यहीं पर हूँ। वो भी मज़े से उन्हें सब कुछ बता रही थी अपने बारे में। तो क्या तुम अपने बाबा से ज़्यादा अटैच नहीं हो? अब की दफ़ा ईज़ा ने पूछा। उसके बाबा के साथ तो उसकी कमाल की दोस्ती थी, बल्कि वो तो बाबा से अपने चारों भाइयों की शिकायत करके उन्हें सुकून से डांट पड़वा कर इंजॉय करती थी। मेरे बाबा ने कभी मेरे साथ अटैच होने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा लोगों के मसलों में दिलचस्पी है, और मुझे बहुत सारे पैसे देते थे और कहते थे जो दिल करे वो करो। उन्हें लगता था कि बेटी की हर ज़रूरत पैसे से पूरी हो जाती है, तो मैंने भी अपनी सारी ज़रूरतें पैसों से पूरा करना शुरू कर दी, और अब मुझे बाबा की भी ज़रूरत नहीं है। उसने बड़े साफ़ सुथरे अल्फाज में उन्हें बताया। लेकिन न जाने कि उसकी ये बात सुनकर वो सारे ही हैरान रह गए थे। ये छोटी सी लड़की न जाने कौन कौन सी महरूमियों का शिकार थी। तुम्हारी फुफ्फो तो तुमसे बहुत प्यार करती होंगी, राइट? अब की दफ़ा अरूश ने माहौल को, तनाव को कम करते हुए पूछा। हाँ बहुत प्यार करती हैं मुझसे, इतना प्यार करती हैं कि उनकी बात ना मानने पर वो मुझे रूम में लॉक कर देती थी, और 3-3 दिन तक रूम में लॉक रखती। ना पानी मिलता, ना खाने के लिए कुछ मिलता। लेकिन कौन था उनसे पूछने वाला? मेरे बाबा को तो महीने बाद मेरी याद आती थी। चलो बेटी से बात कर लेता हूँ। और फिर जब 2 मिनट के लिए कॉल आती तो मैं उनसे शिकायतें करने की बजाय अपनी बातें करना चाहती थी, और हमेशा की तरह बाबा के पास टाइम ही नहीं था मेरी बातें सुनने के लिए। और अब तक उसी लबो लहजे में बात कर रही थी, निगाहें खिड़की से बाहर थी, जबकि ज़बर मुसलसल उसे देख रहा था। तो फिर तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हें वापिस पाकिस्तान वापस क्यों भेज दिया? इबादत को भी उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो रहा था, इसलिए वो उससे सब कुछ जानना चाहती थी। नहीं, एक दिन घर से नंबर चोरी करके मैंने अपने स्कूल में प्रोफेसर के नंबर से बाबा को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि मुझे अपनी बहन के शोर से बचा ले, वो मुझे गंदी नज़रों से देखता है। तब बाबा ने फुप्पो से इस बारे में बात की कि वो मुझे इस वजह से पाकिस्तान बुलाना चाहते हैं। फुप्पो ने मुझे बहुत मारा और कहा कि मैं ही गलत हूँ जो उनके शोर पर गलत निगाह रखती हूँ। लेकिन फिर बाबा ने मुझे वहाँ नहीं रहने दिया। उन्हें अपनी बेटी पर यकीन था और मैं पाकिस्तान वापस आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद बाबा ने मुझे सारी दुनिया की आसाइशें दी, लेकिन बाप का सहारा या बाप का प्यार देना भूल गए। और अब तुम्हें उनके प्यार की ज़रूरत नहीं। ज़बर जो कब से उसे बाहर की तरफ निगाहें किए देख रहा था, तो उसने निगाहें फेर कर उसके चेहरे की तरफ देखा। अब मुझे किसी के भी प्यार की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी से। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोली, लेकिन हम सब तुम्हें बहुत प्यार देंगे तुम जब हमारे पास आओगी। जोरिश ने बहुत मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाया तो वो खामोशी से उसके प्यार को समेट चुकी थी। बाकी का सफ़र भी इस तरह की छोटी छोटी बातों के साथ गुजर चुका था। हर किसी के पास उससे पूछने के लिए बहुत सवाल थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी की महरूमियों के बारे में जानकर उन सबको अफसोस भी बहुत हुआ था, और उन्हें यकीन था कि उनके घर आने के बाद उसकी सारी महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ओके भैया, आप जाओ, हमारी इबादत की रुखसती कल होगी, वो भी ऑफिशियली। वैसे तो रुखसती हो चुकी है, लेकिन हम वापस लेकर आ रहे हैं एक दिन के लिए। इज़ा तो खुशी से फूले ना समा रही थी ये जानकर कि इबादत फिर से उसके पास आ गई। बेशक एक दिन के लिए ही सही, लेकिन वो उसके पास आ तो गई थी। वो उससे खूब सारी बातें कर सकती थी, और फिर उसने चले जाना था, और फिर पता नहीं ज़रान कब आता, तो उसे अभी से ही फ़िक्र लाहक हो गई थी। अब तो शायद ही उसे इबादत के पास सुबह शाम चक्कर लगाने पड़ते। जुल्म कर रही हो तुम, अभी मुझे मेरी बीवी दिए
हुए वक्त ही कितना हुआ है तुम लोगों को कि वापस मांगने आ पहुँचे। मांगने वाली जुमेरात को आया करो, जाओ। वो बारीक से उसकी गाड़ी की चाबी लेते इज़ा को तंग कर रहा था, जबकि इबादत बहुत खुश थी। हाँ, आपने मुझे मांगने वाली कहा, अगर मैं मांगने वाली हूँ तो फिर आप भी मांगने वाले के भाई हुए ना। वो दांत निकालते बोली तो अब की बार शहीर और ज़बर ने कहका लगाकर उसे चिढ़ाया। मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मांगने वाली हो। ज़रान मुंह पर हाथ रखते हुए उसे इस बात का एहसास दिलाने लगा कि वो उसे तंग करने के चक्कर में अपना काम खराब कर गई है। नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो फ़ौरन बोली, लेकिन ज़रान तो अब उसकी बात को पकड़ ही चुका था। लेकिन अभी तुमने कहा कि मैं मांगने वाली का भाई हूँ, मैं तो बस एक ही का भाई हूँ ना। वो उसे देखते हुए बोला जब दादी अम्मी के सहारे बाहर आ गई थी। वो उनके पास जाते हुए उनसे मिलने लगा, जबकि इज़ा बातों के खेल में हारते हुए उसे अच्छे से हाथ मुक्कों से नवाज चुकी थी। मेरा प्यारा बच्चा। वो सबसे मिलने के बाद अब ज़रान को अपने साथ लगाई खड़ी थी। प्यारा नहीं, सबसे प्यारा कहा करें, इनके चेहरों की जलन तो देखा करूं। उसने बारीक शहीर और ज़बर की तरफ इशारा किया जिन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। ये लड़की कौन है? दादी का ध्यान साइड पर खड़ी शनाया की तरफ गया, जो हैरत से उन सबको देख रही थी। ज़बर ने उसे पास आने का इशारा किया। आप सबकी बहू है, मेरा मतलब है मेरी मनकुहा। कहानी लंबी है, आराम करके सुनाऊंगा, फ़िलहाल सफ़र ने बहुत थका दिया है मुझे। तो तुम सब तो तब तक तुम सब लोगों के साथ बैठकर एंजॉय करो। मैं तकरीबन 3 बजे तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा तुम्हें। क्या मतलब? मुझे अभी जाना है। वो उसे देखते हुए काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोली, जब ज़बर ने एक घूरी से उसकी आवाज़ को अपने आप कम कर दिया। शनाया, जो मैं कहा करूँ ना वो किया करो। मैंने तुम्हें आराम से समझाया ना, मैं तुम्हें 3 बजे छोड़ आऊँगा, तो फिर फजूल बहस करने का क्या मतलब? इन लोगों के साथ तुम्हें फ्यूचर में रहना है। अगर थोड़ा सा वक्त इनके साथ गुजार लोगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। यहाँ बैठो, सबके साथ बातें करो, अपने बारे में कुछ बताओ इनको, अपने बारे में कुछ बताओ और इन लोगों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करो। ज़िंदगी गुजारनी है तुमने सबके बीच में, इस तरह भागने की या इन चीज़ों को इग्नोर करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। हमारा निकाह हुआ है और ये निकाह आर्जी नहीं। मैं अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत फेयर हूँ। मैं हमेशा से इस बात पर यकीन रखता हूँ कि शादी उससे करो जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैं नहीं जानता हमारी शादी इस तरह से क्यों हुई या ये सब कुछ हमारी किस्मत में क्यों लिखा था, लेकिन हमारा निकाह हुआ है और मैं सारी ज़िंदगी इस निकाह को निभाने का इरादा रखता हूँ। तुम भी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो, और यकीन करो मैं तुम्हारे हक़ में बुरा हरगिज़ साबित नहीं होऊंगा। वो उसे याद दिलाते हुए समझा रहा था, जबकि उसकी बातें दादी और अम्मी को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तू ये क्या कह रहा है ज़बर? ये लड़की कौन है और तू उससे इस तरह से बात क्यों कर रहा है? निकाह हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, कौन से निकाह के बारे में बात कर रहा है तू? अम्मी की तो अब तजस्सुस की हिस्स जाग चुकी थी। अम्मी, ये लड़की शनाया सयाल है, मेरे डीएसपी साहब की बेटी। हम वहाँ पर कुछ पठानों में फंस गए। उन पठानों की शर्त ये थी कि हम वापस इसी शर्त पर जा सकते हैं जब हम एक दूसरे से निकाह करें, और ये निकाह हमें मजबूरन करना पड़ा, और उसके बाद से ही हमें वहाँ से आज़ाद किया गया। और मैं इसे यही समझा रहा हूँ कि हमारा निकाह हुआ है और हमें इस निकाह को कबूल करना है। हमारा निकाह पूरे इस्लामिक रीतो रिवाज के मुताबिक हुआ है। निकाहनामा ये रहा आपके सामने। उसने जेब से निकाहनामा निकाल कर उनके हवाले किया, जो अम्मी गौर से पढ़ने लगी। उसके वालिद को इस सब सिचुएशन के बारे में पता है और अब आप लोग भी सब समझ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस तरह के निकाह को आप लोग क्या नाम देते हैं, लेकिन मेरे लिए ये निकाह हो चुका है और ये लड़की मेरी बीवी है, और अब मैं सारी ज़िंदगी इसी के साथ रहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को मज़ीद किसी तरह के इम्तहान में नहीं डाल सकता। और आप लोग भी इसे कबूल कर लीजिए। वो अपनी बात ख़त्म करता अंदर कमरे की तरफ चला गया था, सबको हैरान छोड़कर। उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद अम्मी तो ये चाहती थी कि वो जल्द से जल्द शनाया को यहाँ अपने घर ले आए। क्या कुछ नहीं सहा था छोटी सी उम्र में, वो ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं बर्दाश्त कर चुकी थी इस छोटी उम्र में। लेकिन अभी उसकी उम्र थी ही कितनी, अभी तो उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, अभी तो उसने जीना था। इतनी जल्दी वो लोग रुखसती के हक़ में नहीं थे। फ़िलहाल तो फैमिलीज़ ने बैठकर इस सारे मसले को हल करना था। उसके बाद उनका क्या इरादा था कि शनाया के 20-21 के हो जाने के बाद ही वो रुखसती की डिमांड करेंगे। दूसरा, ज़बर की तरफ से उन्हें क्लियर हो चुका था कि वो उसी से शादी करने का इरादा रखता है। सुनो बारीक बेटा, तुम बच्ची को घर छोड़ाओ। ज़बर तो ऐसा सोया है कि अब उठने का नाम नहीं ले रहा। इसके बाबा परेशान हो रहे होंगे। अम्मी ने 4 बजे के करीब उससे कहा। हालांकि ज़बर ने 3 बजे उसे छोड़ कर आने का वादा किया था, लेकिन वो अपनी नींद के चक्कर में सब भुला चुका था। जिस पर बारीक ने फ़ौरन उनकी बात मान ली। कौन सा उसने ज़्यादा दूर जाना था, 10-15 मिनट का ही तो फासला था डीएसपी के घर का। बारीक उसे बाहर आने का कहते उसे घर छोड़ने को तैयार हो गया।
आज इबादत ने चले जाना था, इसलिए ईज़ा के साथ वो सुबह-सुबह शॉपिंग करने के लिए आई थी। उसका इरादा उसे बहुत से खूबसूरत ड्रेसेस दिलवाने का था। वैसे तो ज़रान हर चीज़ तैयार किए हुए था, लेकिन फिर भी दादी अपनी तरफ से इबादत को कुछ ना कुछ देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सुबह ही उसे इबादत के साथ शॉपिंग पर भेज दिया। इबादत मेरी बच्ची कैसी है तू? वो शॉपिंग कर रहे थे जब पीछे से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़ कर देखा। उसकी सगी फुप्पो को पहचानने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। फुप्पो वो उनसे मिलते हुए समझ नहीं पा रही थी कि वो खुशी का इजहार करे या पुरानी बातों को दिल पर लगाकर उन्हें इग्नोर करे। मेरी बच्ची, मेरी जान, वो उसकी तरफ कदम बढ़ाती उसे अपने सीने से लगा चुकी थी, जबकि ईज़ा पीछे खड़ी उस लड़की को देख रही थी जो खामोशी से पीछे एक तरफ होकर खड़ी थी। मैं ठीक हूँ फुप्पो, आप कैसी हैं और आप यहाँ कैसे? उसने खुश दिली से पूछा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इससे मिलो, यह है मेरी बहू रेशम। रेशम नाम है इसका। फारूक का ऐसा दिलाया इस पर, ना ज़ात देखी ना बरादरी, शादी कर ली। बस यही कहा कि शादी करूँगा तो रेशम से। ज़्यादती हुई थी इसके साथ। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ा केस चला था। इसका बाप बहुत लड़ा लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सामने कोई मामूली वकील नहीं, ज़रान शाह का तो नाम सुना है ना? फुप्पो ने राजदाराना अंदाज में पूछा तो अपने भाई के नाम पर ईज़ा के भी कान खड़े हुए। उसने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में फुप्पो की तरफ देखा था। अब उसके भाई की तारीफ़ों के पुल बनने वाले थे। वो तो खुशी से सुनने वाली थी। अरे उसने ऐसा केस घुमाया कि क्या ही बताऊं तुम्हें। ऐसा वकील है ना, वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता। उन इन लोगों ने 4 महीने तक केस चलाया, अलग अलग वकीलों को लेकर गए। जरान के सामने कहीं किसी को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब कोई मामूली सा वकील हो तो इंसाफ भी मिले। बड़ा कोई शातिर वकील था, लम्हों में चुटकियों में उड़ा गया इन्हें। वो तो केस मीडिया में नहीं गया, वरना हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। बाद में मैंने सुना कि वकील ने कोई पैसे वैसे दिलवाए थे उन लोगों को। दहेज अच्छा दिया इसके बाप ने, वरना मैं तो कभी मुंह ना लगाती ऐसी लड़की को। ऊपर से फारूक का भी ऐसा दिल अटका इस पर कि क्या बताऊं। फुप्पो अपने जले दिल के किस्से सुना रही थी, जबकि वो नज़र ज़मीन में गाड़े मुसलसल उन्हें सुन रही थी। फुप्पो ने और क्या क्या कहा उसने जैसे सुना ही नहीं। वो तो बस पीछे खड़ी नज़रें झुकाए रेशम को देखती रही, जिसकी हालत कहीं से भी नई नवेली दुल्हन जैसी नहीं थी। ये तुम्हारी सगी फुप्पो थी? ये कौन सी बात कर रही थी? मुझे समझ नहीं आया। क्या जरान भाई ने इस लड़की के हक में केस लड़ा था या खिलाफ? फुप्पो सरगोशी नुमा आवाज़ में बातें कर रही थी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि फुप्पो क्या बोल रही हैं। इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी। अब वो इबादत से पूछ रही थी जो खामोशी से कदम उठा रही थी। जब अचानक ही पीछे से किसी ने उसे अपने बाहों के हिसार में लिया तो इज़ा चीख उठी थी जरान को देखकर। उसके जबकि वो उसके हिसार से निकलते मुड़कर उसे देखने लगी। वो खुशबाश चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था, जबकि इबादत तो उसके चेहरे के पीछे छुपा वो चेहरा देखना चाहती थी जो रेशम की ज़िंदगी बर्बाद कर गया था। तो मोहतरमा दुल्हन साहिबा, आज शाम लेने आ रहे हैं हम आपको, वो उसके सामने झुका बोल रहा था, जबकि इबादत का हाथ पूरी शिद्दत से उठा और उसके मुंह पर अपना निशान छोड़ गया। जबकि उसकी इस हरकत पर जरान के साथ साथ इज़ा भी हैरत से उसे मुंह खोले तके जा रही थी।